है विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान से खोल दिए गए। आज सुबह 7:30 बजे ये कपाट खोले गए। चारधाम यात्रा स्थगित होने के कारण कपाट के उद्घाटन के शुभ मौके पर 21 तीर्थ पुरोहित ही शामिल हो सके। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। तीर्थ पुरोहितों ने कोरोना संक्रमण से मुक्ति और सुख शांति की कामना की। इस मौके पर गंगोत्री में शीतकाल के दौरान साधना करने वाले साधु संतों ने दूर से ही मां गंगा के दर्शन किए। तो विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। चारधाम यात्रा नहीं होनी है, लेकिन धीरे धीरे कपाट के खुलने का जो तय वक्त है, मुहूर्त है, ये क्रम जारी है। इसी क्रम में गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए पूरे पूजा पाठ रिवाजों के साथ। बस अंतर ये है कि श्रद्धालु नहीं थे, लोगों की भीड़ नहीं थी। जो 21 तीर्थ पुरोहित थे उन्होंने भी मास्क पहना था और तमाम गाइडलाइन को मानते हुए ये डोली निकाली। और जो स्थानीय हैं, ये श्रद्धालु जो वहाँ आसपास में रहते हैं, उन्होंने दूर से ही दर्शन किए माँ गंगा के और डोली गुजरी। यही प्रक्रिया, यही क्रम होता है। लेकिन पिछले 2 साल को छोड़कर इससे पहले की अगर आप बात करेंगे तो धूमधाम रौनक होती है, लोगों की भीड़ होती है, तमाम श्रद्धालु आते हैं इस मौके पर। इससे पहले कल यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 12:15 अभिजीत मुहूर्त कर्क लग्न के अनुसार खोले गए। इसी के साथ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई। लेकिन इस बार भी पिछले साल की तरह बिना श्रद्धालुओं की मौजूदगी में सन्नाटे के बीच कपाट खुले। ये लगातार दूसरी बार है जब तीर्थ पुरोहितों और अधिकारियों की मौजूदगी में मां यमुनोत्री के कपाट खोले गए। कुल 25 तीर्थ पुरोहित, वाद्य यंत्र सहयोगी, एसडीएम, पुलिस क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक थाना बड़कोट समेत पुलिस के जवान मां यमुना के कपाट उद्घाटन के साक्षी बने। मां यमुना की उत्सव डोली सुबह 9:15 पर अपने मायके यानी खरसाली गांव से समेश्वर सेवना शनिदेव महाराज डोली की अगुवाई में यमुनोत्री धाम पहुंची, जहां पर तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार, यमुना सहस्त्र नाम पाठ, यमुना लोरी सहित विशेष पूजा अर्चना की। मां यमुना को भोग मूर्ति लगाई। हमने आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मां यमुना जी के कपाट 12:15 पर कर्क लग्न अभिजीत मुहूर्त में खोल दिए गए हैं और कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित मात्रा में ही पुजारी लोग मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम लाए। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ से हिमालय के लिए रवाना हो गई है। ये उत्सव डोली पहली और दूसरी रात को प्रवास के लिए भूतनाथ मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद 16 मई को भूतनाथ मंदिर से रवाना होकर अंतिम रात्रि प्रवास के लिए चोपता पहुंचेगी। इसके बाद 17 मई को सुरम्या मखमली बुग्यालों में नृत्य करने के बाद ये उत्सव डोली धाम पहुंचेगी। फिर तुंगनाथ धाम के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए जाएंगे। भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली जब पुड़खी मेले स्थल पहुंची तो पुड़खी मेले स्थल को वीरान देखकर नाराजगी भी व्यक्त की। कोरोना के चलते भक्तों ने घरों से ही हाथ जोड़कर भगवान तुंगनाथ की डोली को विदा किया, कोरोना महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना की। इस वक्त मिनी लॉकडाउन भी घोषित है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद नजर आए। सीमित संख्या में भक्तों ने डोली की अगुवाई की। इसके अलावा पुड़खी मेले को भी स्थगित करना पड़ा। बड़ी खबर है, आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत रहेंगे। चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, जहां सीएम को जाना है। यहां वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेंगे सीएम और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो 3 जिलों के दौरे पर होंगे। आज सुबह 10 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत चमोली पहुंचेंगे, जहां 18 से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरुआत है। इस टीकाकरण कार्यक्रम की वो शुरुआत करेंगे, निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद 1 बजे रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में टीकाकरण अभियान
वही समीक्षा तमाम अधिकारियों के साथ। पौड़ी में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 3:30 बजे सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का। देहरादून से सीधा जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि अब ज्यादा वक्त नहीं है विनोद, सीएम को रवाना हो चुके होंगे क्योंकि उन्हें 10 बजे पहुंचने का शेड्यूल मिल रहा है। जी स्नेहलता, देखिए कोविड काल के दौरान आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का 3 जनपदों का दौरा है और कोविड काल के दौरान ये महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है क्योंकि अब लगातार पहाड़ी जिले भी ऐसे नहीं हैं कि जो कोरोना के चलते अछूते नहीं है, उनमें भी लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है, लगातार मौतें हो रही है। तो ऐसे में आज माफ कीजिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक महत्वपूर्ण दौरा है 3 जनपदों का, जिसमें सबसे पहले वो चमोली पहुंचेंगे। चमोली में जाकर जो 18 से 45 साल के युवाओं के लिए जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उसके आज वो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, प्रतिभाग करेंगे और उसके साथ साथ अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी करेंगे। आखिरकार कोविड काल के दौरान क्या क्या व्यवस्थाएं जनपदों में है उसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। उसके बाद 1 बजे रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद जिला चिकित्सालय में टीकाकरण अभियान को लेकर ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद जनपद पौड़ी में भी टीकाकरण अभियान को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है। तो आज 3 जनपदों के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री। थोड़ी देर बाद में देहरादून से वो रवाना होंगे और बारी बारी से अलग अलग जनपदों में जाकर 18 से 35 साल तक के युवाओं के लिए जो अब टीकाकरण अभियान चल रहा है उसकी वो समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ में और जायजा लेंगे आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की किस तरह की तैयारी है, क्योंकि उत्तराखंड के जो मैदानी जिले हैं स्नेहलता उसमें तो कोविड काल अपना भयंकर रूप दिखा ही रहा है, लेकिन पहाड़ी जिले भी ऐसे हैं कि लगातार पहाड़ी जनपदों में भी कोविड के केस बढ़ रहे हैं, मौत हो रही है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण आज का दौरा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है कि लगातार अलग-अलग जनपदों में जाके अगर अलग-अलग जनपदों में जा रहे हैं तो वहां पर व्यवस्थाएं और दुरुस्त होंगी। वहां की रिपोर्ट तमाम अधिकारियों को ये मौका मिलेगा कि वो डायरेक्ट सीएम को दे सकते हैं फेस टू फेस, तो बेहतरी की उम्मीद जरूर जताई जानी चाहिए। नजर रखेंगे हम ऐसे जनपदों पर भी दौरे के बाद क्या हुआ। आपका हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब आंकड़ों की भी बात कर लें, जहां उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों और मौत के मामले थम नहीं रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर आप बात करेंगे तो प्रदेश में 7,749 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 109 मरीजों की जान गई है। वहीं 7,005 संक्रमित ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। तो कुल संक्रमितों की संख्या 2,64,683 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की माने तो बुधवार को 27,144 सैंपल की जांच हुई, लेकिन वो नेगेटिव आई। देहरादून जिले में सबसे अधिक 2352 कोरोना संक्रमित हैं। ऊधम सिंह नगर में 924, हरिद्वार में 913, नैनीताल में 886 और सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण की दर अगर निकाली जाए तो वो है 6.38%। रिकवरी की 66.42%। संक्रमित मामलों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या कम ये नजर आ रही है। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। विनोद, जो जांच हो रही है उस पर बताइए कि कितने जांच की क्या रफ्तार ठीक है, रिपोर्ट क्या समय पर आनी शुरू हो गई है? जी स्नेहलता, देखिए पिछले 4 दिनों से उत्तराखंड में जो कोरोना के केस थे उसमें जरूर थोड़ी गिरावट आई है और करीब जिस तरह से करीब 9,000 का आंकड़ा सबसे बड़ा आंकड़ा 9,000 का था उत्तराखंड में और उससे घटकर अब करीब 5,000 का आंकड़ा हो गया है। तो ऐसे में 5,000 के आंकड़े को भी सामान्य स्थिति में उत्तराखंड को में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 5,000 का आंकड़ा भी बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि छोटा सा प्रदेश है, 13 जनपद है और ऐसे में लगातार 100 से ज़्यादा मौतें प्रतिदिन उत्तराखंड में हो रही। तो ये ज़रूर माना जाए कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि राहत की बात थोड़ी सी स्नेहलता ये है कि हल्के मामलों में थोड़ी गिरावट आई है। टेस्टिंग की अगर बात करें तो टेस्टिंग की रफ्तार जारी है, लेकिन करीब 30,000 से ज़्यादा लोगों के जो रिपोर्ट आनी है उसका इंतज़ार है, क्योंकि लगातार कुछ ऐसा अनुपात चल रहा है कि जितनी भी टेस्टिंग रिपोर्ट है उसका इंतजार लोग कर रहे हैं, तो अधिकांश उसमें पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। मरीजों की जो संख्या है वो पॉजिटिव हो रही है, जिसके चलते एक आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार अब ऐसे आंकड़े हैं, चाहे वो मौत के हों चाहे वो कोविड केसें हों, उसमें राहत की बात थोड़ी सी ये है कि गिरावट जरूर आई है उत्तराखंड में। तो कोविड के जितने केस आ रहे थे, लेकिन चिंता जरूर है इस बात की अभी भी कि किस तरह से बढ़ते ही
इस बिल्कुल, संक्रमण को क्योंकि कैसा रोका जाए। विनोद, जो तैयारी आंकड़े जरूर है हैं और वो उसके साथ कहीं ना साथ पूरे कहीं वो उत्तराखंड में सैंपल 18 और से जांच इन पर ही डिपेंड करती है, उनकी रिपोर्ट कितनी जल्दी आ रही है, ये सारी चीजें उस पर निर्भर करती हैं। बाकी जो मेन बागडोर है तमाम लोगों के हाथ में है, कितना एहतियात खुद बरतते हैं। विनोद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पिथौरागढ़ की बात करें, लगातार कोरोना का कहर जारी है। निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा है। कोरोना का संक्रमण अब बच्चों में फैलने की सूचना मिली है, जिसपे स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग कॉलेज में बच्चों के लिए 100 बेड का अस्पताल बनाना शुरू कर दिया है। उसमें पीडियाट्रिशियन नियुक्त किया गया है। अभी वायरल की वजह से जुकाम की शिकायत आ रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने बताया कि आने वाले समय पर स्वरूप बदलकर बच्चों में संक्रमण फैलाता है, तो बच्चे अगर आते भी हैं तो उन्हें भर्ती किया जाएगा। हॉस्पिटल में बेड की संख्या 450 कर दिए गए हैं। नवोदय स्कूल, राजकीय नवोदय और स्कूल को भी बदला जाएगा। इसके अलावा टीआरसी और ऐसी सुविधाओं को चिन्हित करके मरीजों को रहने की व्यवस्था की जाएगी। बच्चों के केस में जो चीजें और मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे अकेले नहीं रह सकते, उनके पेरेंट्स को रुकने के लिए क्या व्यवस्था होगी। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू के दौरान 18 मई तक हर दिन 3 घंटे राशन की दुकानें खुलेंगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य भर में 12,000 से अधिक राशन की दुकानें नियमित रूप से नहीं खुल पा रही थी, जबकि फल, सब्जी, दूध, डेयरी, मीट, मछली की दुकानें हर रोज की तरह 7 से 10 बजे तक खुल रही थी। विभागीय मंत्री बंशीधर भगत के मुताबिक राशन विक्रेताओं की मांग थी कि दुकानों को खोला जाए, लोगों को भी दिक्कत हो रही थी। अब इसी संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से यह कहा गया है कि सस्ते गल्ले संचालन में 9 मई 2021 के आदेश में संशोधन किया गया है। अब 18 मई तक 7 बजे से 10 बजे तक ये दुकानें भी खुल सकेंगी। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की तादाद को देखते हुए जहां प्रदेश की सरकार के मंत्रियों के द्वारा खुद अपनी पिछली त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की ओर से कोई काम किए गए होते तो आज भाजपा के लोग ही अपने सरकार पर इस तरह के आरोप नहीं लगाते। स्थिति तो ये हो गई है कि प्रदेश के मंत्री अपने पिछली सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह की अव्यवस्था है, अब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ना ही अस्पतालों में बेड मिल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। कोरोना पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ज्ञान पर विपक्ष एक बार फिर हमलावर हो गया है, उसे मौका मिल गया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने त्रिवेंद्र रावत के बयान को हास्यास्पद बताया। कहा कि इसी से पता चलता है कि करीब 4 साल के अपने कार्यकाल में कितने कारगर वो सीएम रहे। खासकर कोरोना काल में सरकार पूरी तरह से फेल रही। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी इस बयान पर तंज किया है। अब मैं नहीं जानती वो पूरा दिखाया गया है कि नहीं, किस संदर्भ में उन्होंने कहा। अब मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, तो अब किस संदर्भ में कहा। अब कोई प्राणी तो है नहीं, कोरोना वायरस से एक बीमारी है, किस संदर्भ में काम समझ नहीं पाए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो क्या करना चाहते हैं या चाहते थे इस सूबे में। अब तब चाहे अब कोरोना है, अब मक्खियाँ हैं, अब मच्छर हैं और 10 तरह के जो मानव जीवन को नुकसान पहुँचाने वाले विषाणु हैं, कीटाणु हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से इस सूबे को चलाना चाहते थे, किस तरह से 4 साल में इस सूबे को बर्बाद कर दिया गया। उसकी इस बयान से पता चलता है कि वो कितनी क्षमता उनमें है और किस तरह से वो राज्य को भी समझ। हरिद्वार जिले में ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड और ओवर रेटिंग पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग की दरें निर्धारित कर दी हैं। निर्धारित दरों से ज्यादा दाम पर ऑक्सीजन रिफिलिंग करने वाले वेंडर्स पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उस नंबर पर शिकायत करने पर तुरंत कार्रवाई होगी।
भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो सप्लाई को लेकर के विभिन्न प्रकार का कंप्लेंट्स भी बीच बीच में आता है कि काफ़ी अधिक रेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से भी बेचते हैं या लोकल कोई डीलर जो है इस प्रकार का बेचते हैं करके। तो ये काफ़ी विचार विमर्श के उपरांत जो वास्तविक जो आज के जो डिमांड और सप्लाई को देखते हुए कुछ रेट्स को जो है निर्धारण किया गया। ये रेट से ज़्यादा जो है कोई बेचना जो है फिर उल्लंघन होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड एपिडेमिक डिसीजेस कंट्रोल एक्ट के तहत। इसका जो है वो एक हेल्पलाइन देहरादून के रायवाला थाना में कोविड आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। 8 बेड के इस कोविड आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन एसएसपी देहरादून ने किया। फ्रंट लाइन पर काम कर रहे पुलिस कर्मियों को कोविड संबंधी दिक्कत होने पर उन्हें यहां आइसोलेट किया जा सकेगा। 8 बेड के इस आइसोलेशन रूम में ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारी सुविधाएं हैं ताकि किसी तरीके की अगर इमरजेंसी हो सके तो पुलिस वालों को ये सुविधा दी जा सके। में जैसा आज आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक 8 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड शुरू किया गया है और इस वार्ड में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है और ईसीजी है और इसके अतिरिक्त इमरजेंसी केस के लिए एक सिलेंडर ऑक्सीजन का ये भी रखा गया है। इसका उद्देश्य जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो फ्रंट लाइन पर रहकर काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई ऐसी बात होती है तो यहाँ पर उनको तुरंत एक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करा दी जा सके। बात करते हैं राज्य के पर्यटन और हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की, जिन्होंने क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए जिला प्रशासन को अपने आश्रम में जगह दी है। सतपाल महाराज के हरिद्वार स्थित प्रेम नगर आश्रम में 200 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। सतपाल महाराज ने इस क्वारंटीन सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई विधायक, अधिकारी मौजूद रहे। ये भी कहा कि कोरोना काल में क्वारंटीन सेंटर मरीजों के इलाज के लिए लाभदायक होगा। आश्रम ने आज 100 कमरे 200 बेड का ये जो हमारे कमरे हैं 200 बेड के, ये हमने जिला प्रशासन को दे दिए हैं और यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा भी हम निःशुल्क देंगे और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ भोजन करेंगे उनको भी निःशुल्क भोजन की सुविधा दी जाएगी। इस समय सबको मिलजुल करके काम करना है और लोगों की सेवा करनी है। सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइजेशन करते रहें। सबसे बड़ी सेवा, देश की सेवा यही है कि हम वैक्सीनेशन लगाएं।